गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइज तो करोगे आप, लेकिन उससे पहले जो ये एक वीडियो तैयार हो रही है चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन की, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो चैप्टर की इक्वेशन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर देंगे। तो जो अभी मैं समझाऊँगा उसको बार बार देखो और समझो और कॉपी पे करके देखो, अपने खुद के एग्जाम्पल तैयार करो, ठीक है। तो देखो चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास इस चैप्टर के अंदर एक इक्वेशन है, बहुत मैटर करती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। देखो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन के अंदर ये x क्या है आपका, x वेरिएबल, ये y क्या है आपका यहाँ पे वेरिएबल, a क्या है x वेरिएबल का कोफिशिएंट, b क्या है y वेरिएबल का कोफिशिएंट, c एक कोफिशिएंट है या कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कांस्टेंट, जो कोई नंबर होगा। जैसे कि आपके पास 3x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x क्या है यहाँ पे वेरिएबल, y क्या है यहाँ पे वेरिएबल, 3 क्या है x का कोफिशिएंट, 5 क्या है y का कोफिशिएंट, 10 क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे आपके, कितने यूज हुए इस इक्वेशन में, x एंड y, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है टू वेरिएबल। फिर लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया इसको, लीनियर इक्वेशन देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक लीनियर इक्वेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जैसे आपके पास वेरिएबल x है और इसकी पावर अगर 2 है, अगर इसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई वेरिएबल x है और उसकी पावर कोई नहीं है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं x की पावर 1, ठीक है ना। पावर क्या है यहाँ पे जो नजर नहीं आती वो होती है 1। जब पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, जब पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर पावर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, समझ में आई तीनों बातें। तो बच्चों अब जो ये इक्वेशन थी आपके पास, ये इसके अंदर कितने वेरिएबल थे, x और y, तो 2 वेरिएबल। अब इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो कौन सी इक्वेशन होगी बताओ जल्दी, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास तो जैसे ये एक इक्वेशन तैयार कर दी 3x, x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, बस, तो ये भी आपकी क्या है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप समझ चुके होंगे। फिर एक लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है इसको, एक और रीजन है। आपके पास कभी भी ग्राफ जब आप पढ़ते हो, कभी भी ग्राफ पढ़ते हो और इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ये एक इक्वेशन तैयार होगी, इसके अकॉर्डिंग जब आप ग्राफ तैयार करते हो, इसके अकॉर्डिंग जब ग्राफ तैयार करते हो, वो सिखाया जाएगा अभी आपको। ग्राफ तैयार करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन तैयार होती है, मे बी ऐसे हो सकती है, मे बी ये हो, मे बी स्ट्रेट हो, थोड़ा सा ऐसे हो, कैसे भी हो सकती है। लीनियर का मतलब है कि जो ग्राफ में लाइन तैयार होगी वो स्ट्रेट तैयार होगी। कैसी तैयार होगी, स्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, फिजिक्स में आप पढ़ते हो लीनियर ग्राफ है ना। जैसे जैसे x एक्सिस इंक्रीज होगा वैसे वैसे y एक्सिस, मतलब कि कॉमन, जैसे जितना x एक्सिस इंक्रीज होगा y, x में जितना चेंजिंग हो गया y, मतलब रिजल्ट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। तो ग्राफ कैसे तैयार होता है इसमें, लीनियर। कभी भी ग्राफ
अप डाउन नहीं होगा। अप डाउन ग्राफ हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको समझ में आया बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोला जा रहा है इसको? ठीक है, अब आपके जो चैप्टर थर्ड है एक इक्वेशन में वर्क नहीं करेगा। जो चैप्टर थर्ड है वो एक इक्वेशन के साथ वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। वेरिएबल क्या है? x, y। a कॉफिशिएंट है x का, b कॉफिशिएंट है y का और c कांस्टेंट। ये एक इक्वेशन तैयार होगी। इस चैप्टर के अंदर एक इक्वेशन से वर्क नहीं होगा, तो आपको एक और इक्वेशन तैयार करनी है। a1 यहाँ है तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन तैयार। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपको दो इक्वेशन का यूज होगा। दो इक्वेशन का यूज है तो इसको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर। लीनियर बताया था अभी, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन xy इन टू वेरिएबल। क्लियर? तो इस चैप्टर में आप इस जो इक्वेशन तैयार होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास दो इक्वेशन हैं, ये दोनों इक्वेशन आपको हेल्प करेंगी। ये दोनों इक्वेशन आपको हेल्प करेंगी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने में। जैसे अभी आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c1 था और ये c2 इज इक्वल टू 0 है। ये दो इक्वेशन है आपके पास। इन दोनों इक्वेशन से देखो, a1 कुछ और होगा, a2 कुछ और होगा, b1 b2 कुछ और होगा, c1 c2 भी कुछ और ही वैल्यू होगी। लेकिन x जो वेरिएबल है x और यहाँ पे y, आपको इन दोनों इक्वेशन का यूज करके वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इस चैप्टर के अंदर आपका मेन रोल क्या है? आपको x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। जैसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? फिर एक एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया जाएगा। फिर आपके पास है एलिमिनेशन मेथड। आपको एक चैप्टर के अंदर एलिमिनेशन एक्सरसाइज के अंदर, एक एक्सरसाइज के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया जाएगा, एक एक्सरसाइज के अंदर एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाएगा। फिर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एक्सरसाइज के अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। फिर जो लास्ट मेथड है आपके पास वो है रिड्यूस मेथड। क्या है? रिड्यूस मेथड। आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर ये चार मेथड का यूज करना होगा। फर्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपके पास एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर रिड्यूस मेथड। बच्चों ये चार मेथड आपको समझने हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताया? जब आप चैप्टर 3 पढ़ते हो उसमें एक इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमारे चैप्टर में पेयर है तो दो इक्वेशन तैयार होंगी। दो इक्वेशन तैयार होगी, उन दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन आती है x और y, क्योंकि इन टू वेरिएबल है। तो x और y वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड चाहिए, एक एलिमिनेशन मेथड चाहिए, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चाहिए और एक आपको रिड्यूस मेथड चाहिए। तो आपको ये समझाए जाएंगे एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इनके साथ साथ ये मेथड तो समझाए जाएंगे। उससे पहले और कुछ बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या हैं वो
अभी बताता हूँ, ये नोट कर लेना। अगर आप कभी भी नोट्स तैयार करें तो हमें पूरे चैप्टर का बेसिक समझ में आना चाहिए, उसके बाद वो अपने आप हो जाता है ना। अब जो आपके पास दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन से आपको मैंने बताया था यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अपनी एक लाइन तैयार करेगी, है ना। जो सेकंड इक्वेशन है वो अपनी एक लाइन तैयार करेगी, और इन दोनों लाइन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जब इन दोनों लाइन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं। देखो इन दो लाइन के थ्रू जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे आपको वन सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? वन सॉल्यूशन, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिक सॉल्यूशन, जिसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके तीन नाम है बच्चों, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। फिर आपके पास एक आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या है आपके पास? यहां पे इसके तीन नाम है, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दूसरा नाम इसका क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? फिर आपके पास जो थर्ड है वो है मैनी सॉल्यूशन। क्या है? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। क्लियर? फिर बच्चों एक और, जो इसके अंदर देखो मैंने बताया ये दो लाइन ही आपके ये सारे सॉल्यूशनों में हेल्प करेंगे। होता क्या है, जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस आपका। जब इस ग्राफ के ऊपर आप, ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो। जब ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करोगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके इक्वेशन 1 है, ये कौन सी इक्वेशन है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। और दूसरी लाइन में भी ये हो आपकी, तो ये इक्वेशन किसके लिए है? a2x लाइन, जो ये लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो आपके पास ये दो लाइन रिप्रेजेंट हो गई। ये दोनों लाइन आपको क्या कर रही हैं? यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं बच्चों? इंटरसेक्ट। क्या कर रही हैं दोनों लाइन? एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट। और किस पॉइंट पे कर रही हैं? यहां पे। ये पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। यहां से x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू और यहां से y की वैल्यू। तो इसने एक सॉल्यूशन दिया जहां पे x और y की वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। तो कितने सॉल्यूशन मिले? इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे कर रहा है तो वन सॉल्यूशन। तो इसको वन सॉल्यूशन बोला जाता है। यूनिक का मतलब एक ही होता है, कंसिस्टेंट का मतलब कोई एक सॉल्यूशन मिल रहा है इसको। फिर इंटरसेक्ट लाइन बोल दिया जाता है, इसके अंदर इंटरसेक्ट लाइन होती है आपकी। क्लियर? फिर जब आपके पास नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन मींस ये दोनों लाइन ग्राफ पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ग्राफ पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इसका क्या बोल दिया जाता है? पैरेलल लाइन। क्या बोल दिया जाता है यहाँ पे? पैरेलल लाइन। और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्लियर? मैनी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? जो ये दो इक्वेशन है आपके पास, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। बच्चों जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, उसी पे आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन होगी, इसी लाइन पे सेकंड लाइन होगी। तो ये रिप्रेजेंट कर देता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। दोनों ही लाइन
एक दूसरे के ऊपर होंगी, और जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर होता है तो उसको बोला जाता है कोइंसिडेंट। क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट। क्लियर? तो इसका नाम मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट। तो आपके जो एक्सरसाइज 2 है वो कंप्लीटली इस पे डिपेंड है, कंप्लीटली इस पे डिपेंड है। आपको ये ग्राफ में पूछा जाएगा कि वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है। फिर बच्चों इसके साथ सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके तो ये पता लग जाता है। आपने ग्राफ ड्रॉ किया, फर्स्ट इक्वेशन से लाइन ड्रॉ, सेकंड इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ किया, ये ड्रॉ, पता लग गया ये यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन विदाउट ग्राफ भी आप बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन है। वो कैसे होगा वो बताते हैं अभी आपको। आपके पास जो दो इक्वेशन गिवन है, आपके पास जो दो इक्वेशन गिवन है, अगर वहां से कोएफिशिएंट x का a1 और a2, a1 डिवाइड बाय a2, a1 बाय a2 अगर नॉट इक्वल है b1 बाय b2, मीन्स जो वैल्यू आपके पास a1 और a2 की है उसको डिवाइड किया, b1 और b2 को डिवाइड किया। यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए। जैसे मान लो आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और बच्चों यहाँ मिल गया आपको 7x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या है यहाँ पे? a1 क्या है जो x के साथ है? क्या है वो? 2। और a2 क्या है जो सेकंड इक्वेशन के x के साथ है? 7, 2/7। और y के साथ क्या है? 3, b1 हो गया, और दूसरे y के साथ क्या है? 5। देखो क्या ये फ्रैक्शन इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन है ना आपको वन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो आपको ग्राफ से तो पता ही लगता है, लेकिन अगर आप a1 बाई a2, b1 बाई b2 चेक करते हो और नॉट इक्वल आ जाता है तो उसका मतलब वन सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर? अगर बच्चों आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, या इनकंसिस्टेंट, या पैरेलल। देखो बच्चों, जब पहले ही केस में क्रॉस आ गया तो वो है वन सॉल्यूशन, जब पहले में इक्वल है दूसरे में क्रॉस है तो वो है नो सॉल्यूशन। और तीनों ही इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो क्या है आपका? मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, या फिर कोइंसिडेंट। क्या? कोइंसिडेंट। बताया था ना कोइंसिडेंट क्या होता है? जो एक लाइन पे दूसरी लाइन हो। तो ये कंडीशन है आपके पास जिससे आपको एक्सरसाइज 3.2 करोगे, सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी होगी आपको। समझ में आया अच्छे से? चलो इसका एग्जांपल ले। जैसे मान लो आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू या प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ पे? x के साथ क्या है? 2 और x के साथ 4, तो क्या आंसर आया आपका? 2/4। यहाँ पे 3/6, अगर इसको कैंसिल करते हो 1/2 और इसको कैंसिल करते हो 1/2, मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। लेकिन 5/9 जो c1 का है 5/9 वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो यहां से आपके पास पता लगता है कि ये क्या है? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल। क्लियर? और थर्ड केस में क्या होगा बच्चों आपके पास? थर्ड केस में 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2/4 क्या आंसर आएगा? 1/2। 3/6 क्या आंसर आएगा? 1/2। 5/10 क्या आंसर आएगा? 1/2। मीन्स अगर हम सभी को कैंसिल करते हैं तो सभी में 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? समझ में आया? सेकंड एक्सरसाइज में क्या होगा आपके पास? तो आपको
जो चैप्टर 3 की है इक्वेशन बनाने में कैसे हेल्प होगी। जो एक्सरसाइज 1 है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक्सरसाइज 2 के अंदर भी होंगे, 3.1, 3.2, 3.3। कैसे? जैसे आपके पास रमन है, सिर्फ रमन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। ये कौन है? रमन। रमन की एज आज प्रेजेंटली एज, रमन की प्रेजेंट एज आज 35 है, ठीक है। एग्जाम में नहीं पता था आपको कि कितनी है, आपको सिर्फ लेट करना होता है, और लेट के केस में आपको क्या करना होगा? वहां पे x, क्या करना होगा? x। तो लेकिन रमन की आज एज x है या फिर 35 है प्रेजेंटली। अब आपके पास एग्जामिनर बोलेगा आफ्टर डैश ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर, जितने साल बाद की बात हो रही है, 7 ईयर, 8 ईयर्स, 11 ईयर्स। बताओ, अगर आज 35 का है तो 5 साल बाद कितने का होगा रमन? 5 साल बाद कितने का होगा? 40 का। 35 प्लस 5 कर दो, अपने आप ऐड करके देख लेंगे। अगर 7 ईयर बाद बात करता है, 35 प्लस 7, 8 ईयर बाद 35 प्लस 8, 11 ईयर बाद 35 प्लस 11। एग्जामिनर आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, अब उसने ये तो बताया नहीं आपको कि एज कितनी है, तो हमने क्या करी थी? लेट x। अब अगर 5 ईयर की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे? x प्लस 5 आफ्टर, ध्यान देना इन वर्डों पे, हैंस, फ्रॉम, नाउ, ये 3 वर्ड, इनके अलावा कोई नहीं मिलता आपको, बहुत कम चांस है और कुछ मिले। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर, हैंस 5 ईयर, फ्रॉम 5 ईयर, फ्रॉम नाउ 5 ईयर, फ्रॉम नाउ, तो आप x प्लस 5 करोगे। अगर आफ्टर 10 ईयर, हैंस 10 ईयर, 10 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आप करोगे x प्लस 10। प्रेजेंट आपने क्या ले रखा है यहाँ पे? x। तो इस बात पे ध्यान दो। क्लियर बच्चों? फिर एग्जामिनर कह रहे हैं रमन एगो 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, एगो, बिफोर, ठीक है। ये 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो पहले वाली बात के बारे में बात करें। पहले आप बैक जाना पड़ेगा। अगर आज 35 का है तो 5 साल पहले क्या होगा? 35 माइनस 5। अगर 7 साल पहले की बात करता है तो 35 माइनस 7। इसी तरह अब रमन अगर x का है तो 5 साल पहले कितने का था? 35 माइनस, सॉरी, x माइनस 5, 5 ईयर एगो फ्रॉम प्रेजेंट एज, बिफोर 5 ईयर। और अगर 7 के बारे में बात करता तो x माइनस 7। क्लियर? तो आपको अब क्या ध्यान देना है, जब भी आपसे एग्जामिनर हैंस, आफ्टर, फ्रॉम नाउ ऐसी बात करे तो प्रेजेंट में आपको प्लस करना है। क्या करना है? आपको प्लस करना है। क्या होगा आपके पास? प्रेजेंट आफ्टर, फ्रॉम नाउ, या फिर क्या था? हैंस, है ना। और यहां पे एगो और बिफोर। प्रेजेंट के लिए x और आफ्टर, हैंस, फ्रॉम के लिए x प्लस जितने भी ईयर बोलता है वो, है ना, 5 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर, जो भी। और एगो में x माइनस जो भी आपको ईयर्स एग्जामिनर बोलता है। समझ में आया? फिर बच्चों अब यहां पे एक और डाउट क्लियर हो जाता है। देखो, कई बार एग्जामिनर ये बोलेगा कि
आज से 7 साल बाद, आज से 7 साल बाद मैं अपनी एज का इतने टाइम्स हूं। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 कोई बूढ़े हैं, बड़े हैं, कोई भी है, इसकी एज 10 ईयर है आज बच्चे की। कितनी है इसकी एज? 10 ईयर्स। और जो इसके पेरेंट्स हैं उसकी एज 40 ईयर्स है। कितनी है? 40 ईयर्स। एग्जामिनर क्या बोलेगा कि रमन फादर, ये कौन है? रमन के फादर हो गए। रमन फादर 4 टाइम्स देन रमन के पिताजी हैं जो रमन से 4 गुना हैं। क्या बताओ बच्चों, ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना, क्योंकि ये 10 है और ये 40 है, तो दोनों क्या है? नॉट इक्वल। दोनों क्या है? नॉट इक्वल। तो आप इसको, अब नॉट इक्वल साइन कहीं भी इक्वेशन में नहीं आएगा आपका, किसी भी इक्वेशन में। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 10 को 4 से मल्टीप्लाई, तब वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो टाइम्स कौन था? 4 टाइम्स कौन थे? रमन के फादर। लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ किया? रमन के साथ। जो स्मॉल एज में है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके साथ क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? अब इक्वेशन देता हूं एक ऐसी, उसको देखो, क्वेश्चन देखो, इस ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? मैं अपनी बेटी को कहता हूं कि बेटा आज से 7 साल पहले मैं तेरी एज से 7 टाइम्स था। आज से 7 साल पहले मैं तेरी एज से क्या था? 7 टाइम्स। तो वहां से इक्वेशन तैयार करनी है, ठीक है? देखो कैसे तैयार होगी। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यहां पे कितने हैं मेंबर? 2। तो चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम 2 वेरिएबल लेट कर लेते हैं, इसके लिए x और इसके लिए y। x y, इसमें एक स्मॉल है और एक लार्ज है, मतलब कि ये डॉटर है मान लो, और ये फादर है y के। जो पिता है अपनी बेटी से ये कहते हैं कि बेटा मैं तेरे से 7 साल पहले 7 गुना एज में था। तो आज प्रेजेंट एज क्या है पिता की? x, और बेटी की क्या है? y। तो बात कहां हो रही है? 7 साल पहले, 5 साल पहले, कोई भी ऐसी हो सकती है। तो 7 साल पहले क्या होगी? तो 7 ईयर एगो, बताया था ना, 7 ईयर एगो, या फिर बिफोर। फादर की अगर प्रेजेंट x है, प्रेजेंट एज अगर x है, तो 7 साल पहले क्या होगी? x माइनस 7। और डॉटर की आज y है, तो बेटी की क्या होगी? y माइनस 7। क्लियर? ये 7 साल पहले पिताजी की एज है, फादर की एज है, और ये डॉटर की है। अब खुद सोचो और बताओ, खुद सोचो और बताओ, फादर की एज अगर आज 40 है और बेटी की आज एज 10 है, तो 7 साल पहले इसकी एज क्या होगी? बताओ जल्दी। 33। क्या है इसकी एज? 33। और इसकी एज 7 साल पहले क्या होगी? 3। आज जो पिताजी हैं प्रेजेंटली 40 ईयर के हैं और बेटी 10 ईयर की है, और 7 साल पहले 40 में से 7 को माइनस करा 33 आ गया, 10 में से 7 को माइनस करा 3 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, इक्वल नहीं है। तो इनको इक्वल कैसे किया जाएगा?
अरे कौन है स्मॉल एज, डॉटर या फादर? डॉटर, यहाँ पे डॉटर है ना और यहाँ पे फादर। तो डॉटर को हमेशा जिसकी एज कम होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो इक्वल साइन लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे कितने टाइम्स है भाई यहाँ पे? 11 टाइम्स। ये 3 है तो वो 33 है, मतलब कि 11 गुना। तो यहाँ पे डॉटर के साथ 11 की मल्टीप्लाई करें। एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब स्टार्टिंग में नॉट इक्वल थे, लेकिन अगर 11 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल हो गए। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमारा है, ये जो फादर है डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं बेटा तेरे से 7 टाइम्स था। तो 7 साल पहले हो गए, ये क्या दोनों इक्वल हुए थे? यहाँ पे नहीं, क्या है ये दोनों? नॉट इक्वल। तो इनको इक्वल कैसे लाया जाएगा? कैसे इक्वल करूं मैं इसको? कितने टाइम्स हैं ये? 7 टाइम। ये देखो यहाँ क्या था, 11 टाइम्स थे फादर, तो 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी। ये कितने हैं? 7 टाइम्स। अगर इसको इक्वल लेके आना है तो बेटी को 7 से मल्टीप्लाई करो, बेटी को 7 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से करेंगे तो 7y माइनस 7 7 जा 49। अब सारी इक्वेशन तैयार करने के लिए, कंप्लीट इक्वेशन तैयार करने के लिए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड सारे शिफ्ट कर दो। x माइनस 7 माइनस 7y माइनस का है प्लस 49 इक्वल टू 0। तो x और y दो वेरिएबल यूज हो गए यहाँ पे बच्चों आपके पास। अब यहाँ पे क्या होगा? x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49, माइनस का 7 और प्लस का 49 है, 49 बड़ा है ना, प्लस का साइन आएगा तो 42 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन तैयार। तो इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक इक्वेशन तैयार करनी है। एग्जाम में दूसरी इक्वेशन भी होगी 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो बच्चों इक्वेशन कैसे तैयार हुई समझ में आई? तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 में ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां आपको हेल्प करेगा। क्लियर? नोट करो बच्चों, जो अभी आपको कंसेप्ट समझाया है एज का, जो अभी एज का कंसेप्ट समझाया है, चैप्टर 3 के अंदर 3 ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट। मैं आपको ये कह रहा हूं सॉल्व करना बाद में सीखेंगे, पहले इक्वेशन तैयार करना आना चाहिए। तो ये 3 इक्वेशन अब फटाफट तैयार करो, फिर आपके बाद मैं समझाऊंगा आपको कैसे होंगी। जल्दी करो, पॉज करो और जल्दी करो। बताया था इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है जो कंसेप्ट कर रहे थे हम इसके रिलेटेड। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब है, कौन है यहाँ पे? आफ्ताब। टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब ने यहाँ पे बताया गया है कि बेटी मैं तेरे से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं तेरे से 7 टाइम्स था। ठीक है। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, आज से 3 साल बाद मैं तेरे से 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन तैयार करनी है, एक इक्वेशन इधर तैयार करेंगे और एक इक्वेशन यहाँ पे। आफ्ताब और उसकी बेटी है, ये आफ्ताब और ये उसकी बेटी। ए से आफ्ताब, डी से डॉटर। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लेट करो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज लेट करते हैं x और डॉटर की y। एग्जामिनर ने क्या कहा? 7 ईयर एगो, 7 ईयर्स एगो। अगर आज आफ्ताब की एज x है तो 7 साल पहले क्या होगी? x माइनस 7। अगर पिता की एज में 7 साल कम हो गए तो डॉटर में भी क्या होंगे? y माइनस 7। बच्चों के क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि आफ्ताब है जो वो 7 टाइम्स है
अगर ये 10 साल की है तो ये 70 का है, अगर ये 9 साल की है तो ये 63 का है, अगर ये 8 का है 8 की है जो डॉटर है तो ये 56 का है आफ्ताब। तो ये नॉट इक्वल है क्योंकि 7 गुना है। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर इसको 7 टाइम्स ये है तो इससे मल्टीप्लाई करो, इक्वल हो गए। पहले क्या थे? नॉट इक्वल। लेकिन इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको 7 से मल्टीप्लाई। क्या करें? 7 से मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास इसमें भी, इस इक्वेशन के अंदर भी इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? बेटी को 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ से हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 और y की मल्टीप्लाई 7y, 7 7 जा 49, माइनस का 49। अब क्या करोगे? 7y राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए माइनस का, मतलब जो भी साइन होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का। क्लियर? और बच्चों अब जो आप इक्वेशन तैयार करोगे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड, तो इज इक्वल टू माइनस 49, माइनस का 7 है राइट हैंड साइड जाके प्लस का 7, तो ये हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार। समझ में आया? अभी मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन तैयार करना सिखा रहा हूं। क्लियर? तो आपके पास ये इक्वेशन तैयार होगी। ये कब हुई? जब 7 साल पहले की बात हो रही थी। अब वही फिर यहाँ पे सेम, आफ्ताब प्रेजेंट एज और ये डॉटर। प्रेजेंट एज क्या है आफ्ताब की? आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है? x, और डॉटर की क्या है? y। अब वो कह रहे also 3 year from now I shall be 3 times after 3 years। 3 साल बाद, अगर आफ्ताब आज x का है तो 3 साल बाद क्या होगा? x प्लस 3। डॉटर अगर y की है तो y प्लस 3। क्या बच्चों दोनों इक्वल हो गए? नहीं हुए। दोनों इक्वल क्यों नहीं हुए? एग्जामिनर बोल रहा है आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो इसकी एज है वो 3 टाइम्स है। अगर ये 10 है, सॉरी, अगर बेटी 10 ईयर की है तो पिताजी 30 ईयर के हैं। अगर बेटी 9 ईयर की है, 11 ईयर की है तो पिताजी 33 ईयर के हैं। अगर बेटी 12 ईयर की है तो पिताजी 36 ईयर के हैं। तो 3 टाइम्स, तो कैसे इक्वल करें? वो 3 टाइम्स है लेकिन ये नॉट इक्वल है ना। अभी ये सारे क्या है? नॉट इक्वल। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बेटी को 3 से मल्टीप्लाई। कैसे इक्वल होंगे? बेटी को 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो अब इक्वेशन में भी ऐसा ही करना होगा। इसको इक्वल करने के लिए बेटी को 3 से मल्टीप्लाई। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 और y की मल्टीप्लाई 3y, 3 3 की 9। अभी बताया था x और y वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट राइट हैंड साइड। तो x प्लस 3y है, इधर आके माइनस 3y, और प्लस का 3 है राइट हैंड साइड जाके माइनस का, तो 9 माइनस 3। इक्वेशन तैयार होगी x माइनस 3y, 9 माइनस 3 क्या हो गया? 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। तो बच्चों चैप्टर का नाम भी यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दूसरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और दोनों को इकट्ठा कर दिया तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एग्जाम में इनको सॉल्व करने के लिए एस्टिमेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिड्यूस मेथड, भाई आपके पास ग्राफिकली कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? मेरा काम यहाँ पे अभी सिर्फ इक्वेशन समझाने का है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वेशन बनानी आ जाए, सॉल्यूशन बहुत ईजी होते हैं। क्लियर? तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब करेंगे 3.3 का क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट बेस है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब क्या होता है बच्चों? बाद। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? जैकोब और सन, जैकोब सन। 5 ईयर हैंस,
5 साल बाद की, तो प्रेजेंट को आप क्या लेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। 5 ईयर एगो भी, इसमें 5 साल बाद के बारे में बात हो रही है और 5 साल पहले के बारे में, तो फिर दो इक्वेशन तैयार करनी है। प्रेजेंट एज क्या लोगे बच्चों, प्रेजेंट एज जैकोब को एक्स ईयर और बेटे को वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस मतलब बाद में क्या होगा, x प्लस 5 और यहाँ पे y प्लस 5। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, कभी भी नहीं होंगे इक्वल। तो एग्जामिनर कह रहा है जैकोब विल बी 3 टाइम्स, जैकोब जो है वो 3 टाइम्स है। अगर ये 10 ईयर का है बेटा तो ये 30 ईयर का, अगर ये 11 है तो ये 33। तो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, कैसे इक्वल किया जाए इनको, अभी तो नॉट इक्वल है। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, बेटे को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वल करने के लिए बेटे को 3 से मल्टीप्लाई। तो इसी तरह इक्वेशन को इक्वल करने के लिए बेटे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 5, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ 3y, 5 के साथ 3 5 जा 15। अब इक्वेशन तैयार करने में लेफ्ट हैंड साइड आपको वेरिएबल चाहिए x, और ये प्लस 3y है तो इधर आके माइनस 3y इज इक्वल टू 15, प्लस का 5 है राइट हैंड साइड जाके माइनस 5। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 3y, 15 माइनस 5 क्या होता है, 15 माइनस 5 क्या होता है 10, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। तो ये आपकी इक्वेशन तैयार, एक इक्वेशन तैयार होगी आपकी। अब सेकंड क्या कह रहा है एग्जामिनर, 5 ईयर 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 ईयर एगो। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट जैकोब की एज क्या है x और सन की y, प्रेजेंट एज यही है ना। 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी एज, x माइनस 5 और ये y माइनस 5। क्या दोनों इक्वल हैं, कभी भी नहीं, स्टार्टिंग में इक्वल नहीं होती। जैकोब एज वाज 7 टाइम्स, जैकोब की जो एज है वो सन से 7 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे जो बेटा है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई, हमेशा जो छोटा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 5 और ये क्या आ गया, 7 की मल्टीप्लाई y के साथ 7y, 7 की 5 के साथ माइनस y के साथ माइनस 35। अब इक्वेशन तैयार करने में जितने ही वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड x और ये प्लस का 7y है, राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 7y माइनस 35, ये माइनस 5 है, राइट हैंड साइड जाके प्लस 5, तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 मीन्स माइनस 30। ये आपकी इक्वेशन सेकंड तैयार, क्लियर। तो दो इक्वेशन तैयार होगी, दोनों ही जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.2 का 3.1 का सेम कंसेप्ट था, यहाँ भी सेम कंसेप्ट है। इक्वेशन बनानी तैयार होगी, आ गई आपको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस ऐसा ही सेम बेस कंसेप्ट पे। लास्ट 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.1 और 3.3 के, सेम कंसेप्ट पे थे भाई, और उससे पहले जो बेसिक बताया था इसलिए बताया गया था। अब 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड पार्ट, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी और सोनू के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर दो इक्वेशन तैयार करनी है। नूरी सोनू, ये है नूरी और ये सोनू। नूरी की प्रेजेंट एज क्या लेंगे हम, x, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x, और सोनू की y। 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, 5 ईयर्स एगो x माइनस 5 और यहाँ पे y माइनस 5। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी थ्राइस है, अगर ये 10 का है तो ये नूरी 30 ईयर की है, तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं। इक्वल कैसे होंगे, इक्वल करने के लिए अगर आप सोनू को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल होंगे। तो अब इक्वेशन में भी सेम, इसको जो सोनू वाली इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई,
अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y के साथ 3y, 3 की मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ -15। लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ वेरिएबल x और ये प्लस का 3y, राइट हैंड साइड लेफ्ट में आके माइनस का, और नंबर कांस्टेंट है जो -15, ये -5 लेफ्ट है, राइट साइड जाके क्या करेगा +5। तो x माइनस 3y -15 + 5 क्या होता है -10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार। क्लियर। अब हम इसकी बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी सेम कंसेप्ट, नूरी सोनू, नूरी की प्रेजेंट एज, नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, क्या लेट की है आपने x और सोनू की y। अब एग्जामिनर कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो x + 10 और यहां पे y + 10। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज जो है ट्वाइस होगी। अगर ये 10 का है, मान लीजिए ये 30 का है, तो यहां पे नूरी क्या होगी ट्वाइस मतलब 60। तो नॉट इक्वल है, इक्वल करने के लिए सोनू को 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस है ना तो 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस हो तो 3 से। तो अब यहाँ पे सोनू को 2 से मल्टीप्लाई और ये इक्वल x + 10, 2 की मल्टीप्लाई y के साथ 2y, 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 20। लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे सिर्फ आपके वेरिएबल, x प्लस का 2y है, लेफ्ट हैंड साइड आके -2y इज इक्वल टू ये +20 और ये प्लस का 10 है तो राइट हैंड साइड आके -10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 - 10 क्या होगा 10। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। बच्चों यहाँ से आपको एज के रिलेटेड मैंने इक्वेशन तैयार करनी सिखाई है, तो इनको ध्यान से देखो। और एज वाले क्वेश्चन RS अग्रवाल, RD शर्मा और आपके NCERT एलिमेंट जहाँ से भी हो, एज के क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इनको करके देखो। कम से कम 10-15 क्वेश्चन इकट्ठे, और एज वाले इकट्ठे करो, फ्रैक्शन वाले इकट्ठे, डाउन स्ट्रीम के इकट्ठे, इस तरह से करा करो। चलो नोट करो फटाफट।